Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ब बिन स्कूल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आज की इस नशिस्त के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि नस्ब बिन स्कूल के जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं उन तमाम पेपर्स को हम लोग सॉल्व करें। ये तमाम पेपर्स, इनमें से नस्ब के नेट नंबर 1 2025 के पेपर्स भी शामिल हैं। एक मेरी बहुत अच्छी शागिर्द खतीजा, उन्होंने अपना पेपर शेयर किया था मेरे साथ। इसके अलावा आज तक जितने भी नस्ब बिन स्कूल में पेपर्स आए उन तमाम पेपर्स को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। मेरी तरफ से ये कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को बहुत डिटेल के अंदर तमाम की तमाम बातें समझा सकूं। बाय द वे, अगर तो आप मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं तो भाई बैच के अंदर आपकी नस्ब बिन स्कूल की प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं जनरल मैथ्स की, उनको लाजमी कवर करें। अगर हम उससे यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे थे तो यूट्यूब के ऊपर ही मैंने डिटेल के अंदर लेक्चर्स डाले हुए हैं, वहां से भी आप तैयारी अपनी प्रॉपर्ली कर सकते हैं नस्ब बिन स्कूल के लिए। तो भाई नस्ब बिन स्कूल के पास पेपर्स को सॉल्व करवाने से पहले आपके साथ दो बातें कर देता हूं कि भाई वो तमाम बच्चे जो नस के अंदर सोशल साइंसेज में अप्लाई करती हैं या फिर नस के डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर या बीबीए के अंदर या फिर और सोशल साइंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर सिर्फ दो सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का और एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का। तो बेटा नस के टेस्ट के अंदर जो टोटल एमसीक्यूज आते हैं वो 200 एमसीक्यूज आते हैं। तो नस बिजनेस स्कूल का जो पेपर होता है इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के और 100 एमसीक्यूज होते हैं मैथमेटिक्स के। आपके पास जो टाइम अलाउड होता है, ये टाइम अलाउड होता है आपको 3 घंटे का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 180 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है। इस 180 मिनट में आपने 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो आपके पास यहाँ पे फायदा ये होता है नस बिजनेस स्कूल के अंदर कि भाई आपके पास सिर्फ दो सेक्शंस हैं, एक इंग्लिश का और एक मैथमेटिक्स का। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं बच्चों को बार बार एक बात कहता हूं कि भाई जब भी आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठो, मैं इस थ्रू आउट पेपर के अंदर आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, उन ट्रिक्स का बड़ा ख्याल रखिएगा। मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होती है कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा लाजमी तौर पर पेपर को सॉल्व करते हुए आपने एक कोशिश करनी है कि भाई आप सबसे पहले इजी सेक्शन से अपना आगाज करो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई डिफिकल्ट सेक्शन को पहले चूज कर लेते हैं, या फिर पहले मैथमेटिक्स आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मैथमेटिक्स का सेक्शन कभी भी पहले ना करो। आप अगर ए लेवल्स बैकग्राउंड के हो, काफी सारे बच्चे जो एनबीएस में अप्लाई करते हैं दे आर फ्रॉम द ए लेवल्स बैकग्राउंड, आई नो दिस थिंग, मेरे पास बेताशा बच्चा आगे पढ़ता है। तो भाई अगर आपको मैथमेटिक्स का सेक्शन अच्छा लगता है तो मैथ से स्टार्ट करो। अगर आपको इंग्लिश आसान लगती है तो आप पहले इंग्लिश के सेक्शन से आगाज करो। आपको कंप्यूटर के ऊपर जब स्क्रीन दी जाए, जब कंप्यूटर के ऊपर आपके पास पेपर ऑन हो, तो भाई कोशिश करो कि अगर मैथ्स का सेक्शन पहले आ गया तो उसको स्किप करके आगे कर दो और आगे पहले इंग्लिश के सेक्शन पे चले जाओ। नस के टेस्ट में अब आईक्यू का पोर्शन नहीं आएगा, तो भाई ये सबसे बड़ी रिलीफ वाली बात है, आपके टेस्ट में आईक्यू नहीं आएगी। इंग्लिश आएगी एडवांस लेवल के ऊपर, मैथमेटिक्स आएगी जो नस बिजनेस स्कूल में मैथ्स आती है, बिजनेस मैथमेटिक्स होती है, जनरल मैथमेटिक्स होती है, सेम जिस तरह की आईबीए में आती है, जिस तरह की लम्स में आती है, जिस तरह की आपके पास सेट के अंदर आती है, उससे थोड़ा सा हल्का लेवल होता है, मगर मैथमेटिक्स वही, बिजनेस मैथ जनरल मैथ्स वही होती है। तो मैंने तो अभी डिटेल एक और प्लेलिस्ट भी अपनी बनाई है, उसको भी आप गो थ्रू करिए लाजमी तौर के ऊपर। एक एक लेक्चर के अंदर 80-80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई टीचर बता देना कोई जितनी मेहनत करता हो, कोई नहीं इतनी मेहनत करता बेटा। लोग 10-10 मिनट की वीडियो बना के आपको बेवकूफ बनाते हैं, लोग 10-10 एमसीक्यूज खाली सॉल्व करवाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारे कोर्सेज के अंदर आ जाओ। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बैचेस के अंदर ही प्रॉपर क्लासेस हो रही होती हैं। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से अपने कौम के बच्चों को अपने पास से भी तोहफे दे रहा होता हूं, अपनी मेहनत करके कि भाई मेरे कौम के बच्चे इस बात को एहसास करें और लाजमी तौर पर चीजों को पढ़ें समझें। तो भाई नस के टेस्ट के अंदर, नस बिजनेस स्कूल के अंदर दो पोर्शन आएंगे, एक इंग्लिश का पोर्शन आएगा और एक मैथमेटिक्स का आएगा। याद रखिएगा इंग्लिश की तैयारी भी आप प्रॉपर्ली मेरे चैनल से भी कर सकते हो, नहीं तो आप बैच में भी आके कर सकते हो। मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयारी अगेन आप बैच में अगर आप आओगे तो आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर होगी, सेट के लिए भी, लम्स के लिए भी, नस बिजनेस स्कूल के लिए भी, आईबीए के लिए भी एंड सो ऑन, जितने बिजनेस यूनिवर्सिटीज सबकी कवर अप होगी। तो आपकी प्रॉपर्ली क्लासेस होती है तो वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो बैच के, नहीं तो मेरे यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप उन प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू कर सकते हो। याद रखिएगा जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा आपने सबसे पहले इजीएस्ट पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, और सबसे पहले आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करने के ऊपर जा रहे हो उसमें से भी आपने पहले आसान एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। ये बेसिक बात है, कोई टीचर आपको बताते नहीं है, क्योंकि खुद वो एप्टीट्यूड के टीचर ही नहीं होते ना। किसी ने कोई डिग्री पढ़ी हुई है, कोई डिग्री पढ़ी हुई है, उनका एप्टीट्यूड साइड पे कोई तजुर्बा ही नहीं होता ना, उन्हें कॉर्पोरेट साइड का पता होता है कि भाई किस फील्ड की डिमांड है, किसकी फील्ड की डिमांड नहीं है, तो आपको गाइड ही नहीं सही कर रहे होते। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एन एप्टीट्यूड एग्जाम, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एन एप्टीट्यूड पेपर, हमेशा अपने इजी सेक्शन से अपने पेपर का आगाज करना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जिस सेक्शन का भी आगाज करना है उसमें सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, मॉडरेट क्वेश्चंस को हमेशा आखिर में अटेम्प्ट किया जाता है, ताकि पहले आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो ताकि आपका मैक्सिमम कॉन्फिडेंस लेवल गेन हो जाए, ताकि आप परेशान ना हो। अगर लेट सपोज आपने पहले डिफिकल्ट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के ऊपर चले गए तो
भाई आप स्टार्टिंग में ही फंस जाओगे, स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, स्टार्टिंग में आप प्रेशर गेन कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है एप्टीट्यूड पेपर को सॉल्व करने की। तो भाई आज की क्लास में सबसे पहला जो पेपर मेरे पास आ रहा है, इस बच्ची का नाम है खतीजा। इस बच्ची ने माशाल्लाह से नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 2025 के अंदर 163 का स्कोर करा। वन ऑफ माय ब्रिलियंट स्टूडेंट, वन ऑफ माय ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसने मेरी तमाम बातों को एक्सेप्ट करा, मेरी तमाम बातों को माना। ये इस बच्ची ने अपना पेपर पूरा शेयर किया। रेड वाला जो पेपर है पूरा का पूरा इस बच्ची का पेपर है। इसने नस के नेट नंबर 1 में 162 163 का स्कोर करा। वन ऑफ द ब्रिलियंट किड आई हैव एवर सीन। और माशाल्लाह से इन्होंने अपना टेस्ट दिया। तो अगर ये बच्ची सुन रही है तो मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद इस बच्ची को। आप लोगों से भी एक छोटी सी दुआ कि भाई लाजमी तौर पे बच्चे के लिए दुआ करें कि इसने आप लोगों के लिए टाइम निकाला और आप लोगों के लिए अपना पूरा पेपर लिखकर हमें शेयर किया, ताकि हम उस पेपर को क्या कर सकें भाई, उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर सकें। खैर, अब वापस आते हैं जरा इस पेपर के ऊपर। तो भैया देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो नस का नेट नंबर 1 2025 का पेपर है, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिसेस से। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर देखो ये वाला मैट्रिक्स क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पे आती है एप्टीट्यूड टीचर की जिम्मेदारी या फिर एक अच्छे बच्चे की जिम्मेदारी कि भाई एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है कि आप डायरेक्टली क्या करो, आप डायरेक्टली इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। जो एक नॉर्मल बच्चा होगा ना वो यही करेगा, वो सिंपल तरीके से इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में बैठ के मल्टीप्लाई करवाने पे चला जाएगा। मगर जो एक अच्छा बच्चा है वो क्या करेगा, वो लाजमी तौर पर यहाँ पे देखेगा कि भाई यहाँ पे जो चीज आ रही है ना, ये जो 1001 आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और 2 by 2 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 आ रहा है। तो भाई कभी भी कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमारा आंसर होता है। ये बड़ी बेसिक सी बात है। दुनिया में आप किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, वापस से 1357 ही आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या रहेगा, मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मेरा आंसर आ जाएगा। तभी तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना बेटा। तो भाई देखो, आपको इसमें टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये गिमिकी क्वेश्चन है। गिमिकी क्वेश्चन का मतलब होता है जो आपका टाइम सकर क्वेश्चन एक होता है ना, टाइम सकर टाइप का क्वेश्चन है कि भाई जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना वो बैठ के नॉर्मल वे मल्टीप्लाई करने पे चला जाएगा। मगर जिस बच्चे को साफ तौर पे दिख रहा है कि यार ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमिलर मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ओरिजिनली वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है ए इनवर्स ऑफ इनवर्स किसके बराबर होगा। अब देखो ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं, मैंने अपने बैच के बच्चों को बहुत डिटेल में मैट्रिसेस पढ़ाए हुए हैं। याद रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स बिजनेस स्कूल, मैट्रिसेस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भैया एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है ए इनवर्स बताओ किसका, एक और इनवर्स का। यानी कि देखो तुम्हारा कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, आपने उसका सबसे पहले एक दफा इनवर्स लिया, फिर जो भी आपका आंसर आया आपने उसका एक दफा और इनवर्स ले लिया, यानी कि डबल इनवर्स है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप किसी इनवर्स का इनवर्स लेते हो ना तो वापस से आपको आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर आप दोबारा इनवर्स लोगे तो वापस से आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको अचीव हो जाएगा। इसकी सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन तो हमें नहीं बताया हुआ, मगर मैं आपको उसकी लॉजिक बता देता हूं। आपसे एग्जामिनर कह रहा है किसी लाइन का स्लोप निकालना है। देखो दुनिया में लाइन का स्लोप निकालने के 3 तरह के फॉर्मुलाज होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो तुम्हारे पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, अगर तो आपके पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं x1 y1 x2 y2, तब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा सिंपल y2 माइनस का y1, नीचे डिवीजन के अंदर x2 माइनस का x1। एक फॉर्मूला तो ये होता है। अगर आपके पास लाइन के ऊपर क्या आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास कि भाई अगर कभी भी आपको इंक्लिनेशन यानी कि एंगल गिवन है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। या फिर दुनिया में स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x माइनस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0, मुझे लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो भाई लीनियर इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला बनता है नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b। a का मतलब होता है x कोफिशिएंट, b का मतलब होता है y कोफिशिएंट। तो भाई नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का a यहां पर क्या है, यहां पर x कोफिशिएंट 2 के बराबर है, b यानी कि y कोफिशिएंट बराबर है नेगेटिव 3 का, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 2/3। तो भाई यहां पे जो भी क्वेश्चन आया होगा आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि स्लोप निकालने के तीनों फॉर्मुलाज आपको मालूम होने चाहिए। पहला फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर इंक्लिनेशन का पॉइंट गिवन होगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर इक्वेशन आपको गिवन होगी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हमारे पास एक बुनियादी कंडीशन होती है कि दुनिया में कभी भी अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों लाइंस जो पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। या फिर एक कंडीशन बेटा हमारे पास अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ये बेसिक फॉर्मुलाज हैं, बहुत ज्यादा पेपर के में आते हैं। तो भाई ऑल दो बच्चे ने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने आपको मल्टीपल एमसीक्यूज करवा दिए जो कि पास पेपर्स में आपको मिलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास फिर आया।
एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब देखो कभी भी दुनिया में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखो अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे प्लस के साइन के बाद y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है? अगर कभी भी दुनिया में दो एंड पॉइंट्स के दरमियान में आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान में कभी भी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का एक बड़ा बुनियादी सा, एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले का हमेशा इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन मैट्रिसेस से आ रहा है। देखो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैट्रिसेस को अपना बहुत मजबूत आपने टॉपिक करके जाना है। मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आपको बेतहाशा मिलेंगे पेपर्स के अंदर, तो कोशिश करिएगा कि आपके मैट्रिसेस की नॉलेज एटलीस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक नंबर 2 है, वो इस मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, फिर एक नंबर 1/2 है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आसान तरीका सॉल्व करने का तो ये कि आप डायरेक्ट बाय बुक फॉलो करो कि भाई इस 2 को सबसे पहले आप इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, 1/2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करो। तो भैया देखो अगर मैं 2 को इस पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या बनेगा? 4 2 हमारे पास दुनिया में होता है 8 के बराबर। 4 2 क्या होता है? 8 होता है। सिमिलरली 2 2 क्या होता है? 4 होता है। फिर 2 इंटू नेगेटिव 2 नेगेटिव का 4 बन जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अच्छा भाई फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ये 1/2 जो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई 1/2 जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। और हमारे पास देन 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 के बराबर आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो यहाँ पे जब मैं 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल तरीके से 1/2 बचेगा। यानी कि मेरे पास ये दूसरा वाला मैट्रिक्स आ गया। अब फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेटा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? सिंपल तरीके से आप पहले वाले मैट्रिक्स पे रॉज बना दो इस तरीके से, दूसरे वाले मैट्रिक्स पे ऐसे कॉलम्स बना दो। दोनों मैट्रिक्स को सिंपल तरीके से दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम लोग क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? ये 8 जाके पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 होता है 24 के बराबर, 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 बन गया। ओके अच्छा अब नेगेटिव का 4 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 0 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। यानी कि पहले मैट्रिक्स के दोनों रॉज जाके दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए। अब पहले मैट्रिक्स की तमाम वैल्यू जाके दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो 8 1 जार ये 8 बन गया, 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, 4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जार 4 बचेगा। नेगेटिव का 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 4 0 जाके 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 0 बचेगा। तो मेरे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास वैल्यू आ गई 24 प्लस का 8। देखो 24 में जब मैं 6 को जोड़ूंगा ना तो 30 बनेगा, मगर 8 को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 32, यानी कि 32 के बराबर। 10 के अंदर कैलकुलेट अलाउ नहीं होता। नेगेटिव का 12 प्लस का 0, नेगेटिव का 12 बच गया, 8 प्लस का 2 मेरे पास आ गया 10 के बराबर, नेगेटिव का 4 एडिस सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। दैट इज द ओनली लॉजिक हियर। अच्छा यहाँ पे देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि हर वैल्यू के अंदर यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हो सकता है आपका आंसर आपको कंफ्यूज करके गिवन हो, आपका ऑप्शन हो सकता है ऐसे करके गिवन हो कि भाई आपके पास जो है ना ऑप्शन इस तरीके से गिवन हो। ये भी नॉर्मल सी बात है भाई, ऐसे करके भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको ऑप्शन में डायरेक्टली आंसर ना गिवन हो, ये आंसर गिवन हो, बहुत दफा पेपर के अंदर ऐसा होता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आप 2 कॉमन ले सकते हो भाई, स्केलर क्वांटिटी को आप कॉमन ले सकते हो तमाम वैल्यूज के साथ, इट्स अ सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डिटरमिनेंट पूछा हुआ था, तो भाई अगेन मैट्रिसेस का देखो, मैट्रिसेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बताओ। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बच्चों वाला काम है भैया। अगर तो 2/2 का मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली आप सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करवा दो। फॉर एग्जाम्पल पहले आप इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओ, फिर माइनस का साइन पे नॉन डायगोनल से करवाओगे। 3/3 है तो उसका तरीकेकार होता है, पहली रो के पहले एलिमेंट को लोगे, फिर बाकी चार वैल्यूज को लिखोगे, फिर सेकंड वाली वैल्यू को नेगेटिव साइन पे, फिर थर्ड वाली वैल्यू को एंड सो ऑन। तो भाई लेक्चर्स के अंदर मैंने डिटेल में डिटरमिनेंट पढ़ाया हुआ है, अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा, मगर डिटरमिनेंट निकालना बहुत बेसिक काम होता है बेटा, तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। बाय द वे मैंने तो भाई अभी न्यू अपनी प्लेलिस्ट डाली है जनरल मैथमेटिक्स की, और अगर आप मेरे बैच में मौजूद है तो भाई बैच में आपकी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। अदरवाइज मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद, तो मैंने तो बहुत डिटेल में भी जनरल मैथ्स के लेक्चर डाले थे रेशोज के, तो भाई मैंने तो वहां पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्कस किया था। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी, अगर ए रेशो बी रेशो सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है तो बताइए बी स्क्वायर क्या होगा। अब देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास ये क्या आ रहा है,
अगर ए रेशियो बी रेशियो सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी किसके बराबर है, बी डिवाइडेड बाई सी के बराबर है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी और सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइडेड बाई बी किसके बराबर है, बी डिवाइडेड बाई सी के। तो मुझे क्या चीज निकालनी है, मुझे तो बी स्क्वायर निकालना है। तो बेटा देखो, ये बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे ए से सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी के बराबर। तो यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए सी के बराबर आ गई। तो बी स्क्वायर का आंसर किसके बराबर है, ए इंटू सी के बराबर है। क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल चीज है। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट आउट। ये क्वेश्चन इंटीजर्स के टॉपिक से आ रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं देयर आर फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देयर आर फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स, if the average of first three numbers is 16 and the last three numbers average is 17, what is the first number? यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आपके पास चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कोई भी चार नंबर सपोज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक नंबर x है, अगला नंबर x+1 होगा, अगला नंबर x+2 होगा, उससे अगला नंबर x+3 होगा। क्योंकि एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, आपके पास चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो चार कंसेक्यूटिव नंबर्स की नॉलेज मैंने आपको बता दी। तो भाई हमारे पास चार नंबर्स कौन से हो गए, लेट सपोज एक x है, एक x+1 है, एक x+2 एक x+3 है, हो गया काम। अब एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई हमारे पास जो पहले तीन नंबर्स है ना, उनका एवरेज 16 है। हमारे पास जो पहले तीन नंबर्स है उनका एवरेज क्या है, 16 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली कंडीशन आपको गिवन है कि भाई जो तुम्हारे पहले तीन नंबर्स का एवरेज है ना, वो किसके बराबर है, 16 के। तो अगर मैं अपनी पहली कंडीशन को देखूं कि पहले तीन नंबर्स का, फर्स्ट थ्री नंबर्स का जो एवरेज है ना, वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। मैंने कंडीशन खाली लिखी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि भैया जो भी आपकी टोटल क्वांटिटीज आ रही है ना, उनके ऊपर आपने तमाम वैल्यूज का सम करके डिवाइड करना होता है। तो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला ये होता है ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो भैया इनका सम क्या है, पहले तीनों नंबर्स का सम किसके बराबर होगा, एक्स प्लस का x+1 प्लस का x+2। तो पहले तीन नंबर्स का सम लिया ऊपर, और नीचे टोटल क्वांटिटीज कितनी है, तीन के बराबर, और आपको एवरेज गिवन है 16 का। थ्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा भैया उस पे जाने से पहले एक्स 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 क्या बन गया, 3x बन गया, और 1 + 2 3 बन गया, नीचे डिवीजन में 3 का 3। तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर से 3 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचता है क्या, x प्लस का 1, और नीचे वाले 3 से वाला 3 कट गया। ये प्लस का 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 16 में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16 में से एक निकालोगे तो 15 बचेगा। तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15 के बराबर। देखो क्या काम करा, दोबारा समझ लो। यहां से मैंने 3 को जब कॉमन लिया तो नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, सिंपल x प्लस का 1। तो प्लस के 1 को जब दूसरी तरफ भेजोगे 16 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में सिर्फ पहली वैल्यू पूछी हुई थी। तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू पहला नंबर किसके बराबर था, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या था, x था, तो x की वैल्यू 15 के बराबर आ गई। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे भाई, वेरीफाई ऐसे कर सकते हो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा था कि लास्ट थ्री नंबर्स का एवरेज जो है ना, वो 17 के बराबर है। तो लास्ट थ्री नंबर्स का एवरेज चेक कर लेते हैं भैया। तो अगर मेरे पास लास्ट थ्री नंबर्स कौन कौन से होंगे, लास्ट के तीन नंबर्स ये तीन होंगे ना। तो x+1, x+2, फिर आगे x+3, इनका एवरेज, एवरेज का अगेन ऊपर सम लिया, नीचे डिवीजन, इनका एवरेज किसके बराबर है, 17 के बराबर है। अब चूंकि मुझे अपने x की वैल्यू पता है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप बेशक x की वैल्यू को डाल दो। मुझे पता है कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो भैया जहां जहां x आ रहा है ना, वहां पे आप क्या डाल दो, 15 डाल दो। तो पहले तो इनको सिंप्लीफाई करवा लो, x x x के बन गया 3x के बराबर, 2 और 1 3, 3 प्लस का 3 6 बन गया, नीचे डिवीजन में 3। अब मैं अगर तो मैंने सही आंसर निकाला है ना, अगर तो x की वैल्यू वाकई में 15 है, तो इक्वल टू के इस तरफ 17 बनना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। तो भाई 15 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 15 3 इज 45। तो 45 प्लस का 6 और नीचे 3 का 3। 45 में अगर आप 6 का इजाफा करते हो तो क्या बनेगा, हम सबको पता है कि भाई 45 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 51 के बराबर। तो 51 का 51 हमने ऊपर रखा, 51 को हमने रखा ऊपर, नीचे 3 का 3। 3 का टेबल 51 कहाँ पे आएगा, 3 1 3, 2 कैरी गया, 21 बन गया, 3 7 21। यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे वही वैल्यू आ रही है जो राइट हैंड साइड पे आ रही है। इसका मतलब आपने सही काम किया हुआ, यानी कि आपकी इनिशियल वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर। यानी कि पहले वाले नंबर की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। बहुत दफा एग्जामिनर कहता है लास्ट नंबर बताओ। तो भाई अगर वो लास्ट नंबर पूछे तो 15 प्लस का 3 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो लास्ट नंबर 18 के बराबर है। उससे पहले वाला नंबर 17 के बराबर है, उससे पहले वाला नंबर 16 के बराबर है, पहला नंबर 15 के बराबर है। तो आपने तमाम नंबर्स निकाल लिए। ऑल्दो सिर्फ पहला नंबर पूछा है, और मैं आपको एक्स्ट्रा काम करके बता रहा हूँ कि अगर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होता है। अब देखो कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होता है, बहुत बेसिक है। कॉट 60 डिग्री का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे बच्चे ने कहा हुआ है कि सर एक ऑप्शन टेंजेंट 30 था, एक टेंजेंट साइन 60 था एंड सो ऑन। तो यार देखो कॉट 60 को पहले समझो होता क्या है। आप डायरेक्टली कभी भी कॉट की, कॉसेक की और सेक की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि कॉट क्या होता है, साइन का टेंजेंट का रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा 1/टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 क्या होता है भाई, टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 के बराबर। टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है बेटा, √3 के बराबर। तो ये बन गया 1/√3 के। और 1/√3 किसके बराबर होता है, 1/√3 होता है अल्टीमेटली टेंजेंट 30 के बराबर। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, टेंजेंट 30 होना चाहिए। यानी कि एग्जामिनर घुमा रहा है आपको। देखो देखो कॉट 60 क्या होता है, कॉट 60 चूंकि कॉट और टेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो कॉट बराबर होगा 1/टेंजेंट के। और टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के। और 1/√3 अभी ओवरऑल बन गया, यानी कि कॉट 60 बेसिकली बराबर होता है 1/√3 के। मगर ऑप्शंस में आपको गिवन होगा टेंजेंट 30, साइन 60, टेंजेंट 60 एंड सो ऑन। तो भाई मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि टेंजेंट 30 की वैल्यू बराबर होती है चूंकि 1/√3 के। तो यहाँ भी यानी कि 1/√3 की जगह पे आप टेंजेंट 30 को प्लॉट कर सकते हो। इसका फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये पूरी की पूरी माइंड गेम है, पूरी की पूरी माइंड गेम है। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ने शेयर किया कि पूछा गया था cos x इंटू कॉट एक्स प्लस का साइन एक्स। तो अगेन देखो ये मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो cos x कॉट किसके बराबर होता है, कॉट बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर cos x डिवाइडेड बाय साइन x के प्लस का साइन x एज इट इज का एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊं तो भैया देखो सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, ये सिंपल यहाँ पे एलसीएम लोगे ना आप। इस टर्म के नीचे साइन मौजूद है, इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाते हैं बेटा, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे तो नीचे तो आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स, ये 1 जाके कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया प्लस का साइन इट इज साइन एक्स जाके साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स। हमें ये बात मालूम है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम cos स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। और नीचे वाला साइन एक्स का साइन एक्स इट इज 1/साइन किसके बराबर होता है, 1/साइन बराबर होता है कोसेक के। तो सिंपल वे में मेरा आंसर आ गया कोसेक एक्स के बराबर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, x की पावर 4 माइनस का 16। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन है x की पावर 4 माइनस का 16 और नीचे डिवीजन में आपके पास आ रहा है x माइनस का 2। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी के। तो भाई अगर एक्स की पावर 4 माइनस 16 लिखा हुआ है ना तो इसको भी मैं ब्रेक करवा देता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। नीचे मौजूद है एक्स माइनस का 2। तो भाई मैं इस यहाँ पे फैक्टर्स इसके बना सकता हूँ कैसे, कि बेटा यहाँ पे ये एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स की पावर 4 था ना तो सॉरी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, आई एम सॉरी। तो भाई क्या बन जाएंगे, मेरा एक फैक्टर आ जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और दूसरा फैक्टर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और नीचे डिवीजन के अंदर एक्स माइनस का 2 था। अभी भी आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करवा सकते, आपको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को। तो कैसे करवाऊंगा भाई, ये मेरे पास पहले मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को आप फर्दर ब्रेक करवा लो क्योंकि 4 क्या होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो सिंपल वे में मेरा एक फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस का 2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस का 2। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नीचे डिवीजन में x माइनस का 2 इट इज, इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस का 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। बट देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे ने क्वेश्चन लिख के दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 16। तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर तो लेट सपोज पेपर में एक्स स्क्वायर माइनस 16 आया ना, एक्स की पावर 4 नहीं आया, एक्स स्क्वायर पे आया तो एक्स स्क्वायर पे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। मगर वहां पे बस फिर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करवा पाओगे। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 को कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर नीचे एक्स माइनस 2 एरिटिस का एरिटिस। तो इसको जब मैं ब्रेक डाउन करवाऊंगा तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मुला अप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर बन गया ना ये, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस का 4 और नीचे डिवीजन में क्या है एक्स माइनस का 2 एरिटिस। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे अब ऊपर देखो सिंपल एक्स माइनस का 4 है ना, फॉर्मूला अप्लाई होता है दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होने के ऊपर। फॉर्मूला खाली उस सूरत में अप्लाई करते हो जब दोनों टर्म्स पे स्क्वायर हो। तो अगर तो पेपर में एक्स स्क्वायर माइनस का 16 आया है तो भाई फिर उसको सॉल्व करने का ये मेथड होगा कि भाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर। तो सिंपल आपने एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 पे ब्रेक कर दिया, नीचे एक्स माइनस का 2 एडिटिस का एडिटिस। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तो बट मेरा जहां तक ख्याल है क्वेश्चन ये पूछा गया होगा
एक्स की पावर 4 माइनस का 16, तो आप उसको ताकि 2 दफा सिंप्लीफाई कर लो, 2 दफा ब्रेक कर दो, सही है ना बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फैक्टराइज करके बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। तो अगर तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि फैक्टराइज करके बताइए, तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या, सिंपल मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करोगे भाई, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, जो भी आंसर आया उसके फैक्टर्स निकाल लो। तो भाई 2 3 जर क्या होता है, 6 होता है, 3 1 जर 3 होता है। तो जो भी आपकी दो वैल्यूज आई उनको ऐड करवा के चेक करो या सेपरेट करवा के चेक करो कि बीच की वैल्यू बन रही है। अगर तो बन रही है तो मल्टीप्लाई करवाने पे क्या वापस से वो आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर्स मिल गए आपको, फैक्टराइजेशन हो गई। कैसे कि देखो मिडिल टर्म को जब मैं ब्रेक करवाऊंगा तो मेरे पास दो फैक्टर्स कौन से आएंगे, एक आएगा जब मैं इस 5x को ब्रेक करता हूं तो एक फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, और एक आ गया प्लस का 2x प्लस का 6 एडिटिव। देखो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो समझ लो, मैं समझाने को तैयार हूं दोबारा। देखो मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट टर्म को आपने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, जो भी आंसर आया ना उसको एक जगह पे लिख लो। फिर आपने करना ये होता है कि उस आंसर को आपने एलसीएम लेके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे, अगर तो आप उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस कर दो, जो भी आपके दो फैक्टर्स यानी कि दो फैक्टर्स यहां से आप निकालोगे, तो जो भी आपके दो फैक्टर्स आएंगे ना, दो आंसर्स आप निकाल दोगे यहां से, जो भी आप जब इसको एलसीएम को ब्रेक करोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे आंसर आया 6 का, तो भाई 2 3 जर 6 होता है, 3 2 जर 6 होता है, सही है ना, 3 1 जर 3 होता है। तो मेरे पास दो आंसर्स 2 और 3 है। तो जो भी ये दो आंसर्स आए ना, जब मैं इनको प्लस या माइनस करूंगा ना, तो आपके पास आपकी मिडिल टर्म बननी चाहिए, आपकी बीच की वैल्यू बननी चाहिए, और इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करने पे वापस से आपका ये आंसर फॉर्म होना चाहिए। तो भाई देखो मेरे यहाँ पे दो टर्म्स आई थी 2 और 3 की, तो जब 2 प्लस का 3 करा तो बीच की वैल्यू 5x बनी, जब मैंने 2 प्लस का 3 करा तो बीच की वैल्यू 5 बनी, जब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर प्लस का 6 आया। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरा इसका मतलब ये हो गया कि मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई है। दैट्स द लॉजिक हियर। तो भाई यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, सिंपल तरीके से आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ से, अगर आप x को कॉमन लो तो एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास x प्लस का 3, और यहाँ से देखो अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा भैया, जाहिर सी बात है ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस का 2। नॉर्मल सी बात है, सिंपल तरीके से आपके दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस का 3 और x प्लस का 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू अगर √4 प्लस का √3 है, तो फिर सॉल्व करके बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² किसके बराबर होगा। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की सिर्फ कोशिशें कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, √4 प्लस का √3। मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। x की वैल्यू क्या गिवन है, √4 प्लस का √3। आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है कि देखो अगर मैं सॉल्व करने के ऊपर जाता हूं किसको, x प्लस के 1/x के होल स्क्वायर को, अगर मैं सॉल्व करता हूं किसको, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर प्लस का 2, a की वैल्यू x के बराबर है, b की वैल्यू बराबर है 1/x के, और आगे क्या आ गया प्लस का 1/x का स्क्वायर। तो भाई इस x से 1/x तो कट गया, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। तो प्लस का 2 को दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2, जब यहां पर आएगा तो नेगेटिव का 2, इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। यानी कि बेसिकली हमें क्या चीज चाहिए, हमें बेसिकली इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप देखो अगर आप डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने पे जाओ या 1/x² की वैल्यू निकालने पे जाओ, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आसान तरीका पता है क्या है, देखो आपको x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आप सिर्फ 1/x निकाल लो। अगर आप 1/x निकालते हो फिर जो भी आंसर है दोनों को ऐड करवा के उसको स्क्वायर करवाओ, -2 करवाओ, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², जो कि हमें चाहिए था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आईबी में भी आता है, अक्सर क्या मेजोरिटी टाइम्स आता है और दूसरे साल आता है। नस में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, फास्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो भाई सॉल्व कैसे करें, देखो इसकी शॉर्टकट क्या है, मैंने क्या कहा, एक्स की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले 1/x निकाल लो। 1/x कैसे निकालूंगा, कि देखो सिंपल तरीके से ऊपर 1 का 1, जो भी x की वैल्यू है उसको मैंने डिवीजन में रख दिया, √4 प्लस के √3 को मैंने डिवीजन में रख दिया। अब देखो डिवीजन के अंदर कभी भी स्क्वायर रूट की टर्म को नहीं रख सकते आप, डिवीजन में कभी भी अगर आप स्क्वायर रूट की टर्म को रखोगे ना, डिवीजन कहता है कि भाई काबिल कबूल नहीं है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए रेशनलाइज करवाना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करवाते हैं कि जो भी आपके पास डिवीजन वाली टर्म होती है ना, सेम टर्म को लेते हो, खाली उसके नेगेटिव साइन को चेंज करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड, तो भाई उसके यानी कि उसकी जो मिडिल टर्म होती है उसके साइन को कन्वर्ट करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो बेटा देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो सिंपल तरीके से रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है, जो भी नीचे वाली टर्म होती है ना, सेम टर्म को लेते हैं, खाली उसके मिडिल टर्म के साइन को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं।
तो ऊपर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस का रूट 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3। इसको अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, क्या बन जाएगा। ऊपर तो हमारे पास सिंपल तरीके से फॉर्म हो गया अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3, और नीचे देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया ना। नीचे जरा और से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी, और ये a माइनस का बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 4, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो यानी कि सिंपल तरीके से क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3, और नीचे 1 का 1 यानी कि सिंपल वे में ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 1/x का आंसर आ गया। भाई ये क्या स्टेप करा, दोबारा समझ लो, किसी को और बात समझ में नहीं आई कि देखो 1/x की वैल्यू कैसे निकाली। ऊपर 1 का 1 एज इट इज, नीचे आपने x की वैल्यू को प्लेस कर दिया। अब चूंकि नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ रही थी, तो हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि सेम नीचे वाली वैल्यू को लिया और सेम वैल्यू के मिडिल टर्म को कन्वर्ट करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो ऊपर आपके पास आ गया अंडर रूट 4 माइनस का रूट 3, नीचे भी आ गया रूट 4 माइनस का रूट 3। तो ऊपर तो मेरे पास रूट 4 माइनस रूट 3 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। जब रूट 4 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल तरीके से बेटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर सिंपल 4, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट 3 के स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा। तो नीचे 4 माइनस से 3 निकालोगे 1 बचेगा। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से 1/x का आंसर आ गया। अब देखो फाइनली आपको सॉल्व जो करना है तो उसकी वैल्यू निकाल लो, क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या चिंता की बात है कि देखो अब हमें सॉल्व जो करना है उसकी वैल्यू निकालने पे जा सकते हैं कि सिंपल x के अंदर अब आप x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू किसके बराबर है भाई, x मेरे पास ऊपर सिंपल तरीके से बराबर है किसके, अंडर रूट 4 प्लस के अंडर रूट 3 के। फिर आगे प्लस का साइन 1/x किसके बराबर है, देखो ये जो वैल्यू आई ये 1/x की आई। 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट 4 माइनस के अंडर रूट 3 के। बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है इट इज, तो हमने सिंपल x प्लस का 1/x लिया, बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे करवा दो सिंपल माइनस का 2, तो आपके पास सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है भाई, 2 सेकंड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। रूट 3 से रूट 3 कट गया यहां पर, अंडर रूट 4 प्लस का अंडर रूट 4 किसके बराबर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 4 बाय होल स्क्वायर माइनस का 2 इट इज। देखो बेटा ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 4 बन गया। जब ये स्क्वायर रूट 4 पे जाएगा, भाई ये स्क्वायर जो है ये 2 पे भी जाएगा रूट 4 पे भी जाएगा। जब ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 4 का स्क्वायर सिंपल 4 बचेगा, माइनस का 2 इट इज का इट इज। तो क्या बन गया, 4 4 16, 16 माइनस का 2 विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 14। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 14 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इट इज अ बिट लॉजिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा नस के अंदर, आईबीए के अंदर एंड सो ऑन। देखो सॉल्व करने की लॉजिक को पिक कर लो, लॉजिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंपल एक्स की वैल्यू गिवन है, आपने सबसे पहले 1/x निकाल लिया। क्योंकि देखो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। अब आप खुद सोचो, आपके पास जो फॉर्मूला है आप उसको अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे। भाई मुझे इस बात साफ तौर पे मालूम है, जब मैं x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर करूंगा ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से प्लस के 2 को दूसरी तरफ भेजोगे माइनस का 2 बन जाएगा। तो आपका सिंपल वे में क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक हियर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, आपको वैल्यू बतानी है 2a की पावर 5, फिर b की पावर 7 है, फिर c की पावर 2 है। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 का 2, आगे क्या आ रहा है 2 का 2, आगे आ रहा है a का a, फिर b की पावर क्यूब और c का c। अब देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, whenever two terms multiply and their bases are same, their power is always added। तो क्या बन जाएगा, देखो ये 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। सिमिलरली देखो a की पावर 5 जब a से मल्टीप्लाई होगी तो पावर में एक इजाफा a की पावर 6 बन जाएगा। b की पावर 7 और b की पावर क्यूब जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर में 3 इजाफा b की पावर 10 बन जाएगा। c का स्क्वायर जब c से मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 3 बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा। देखो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी बेसिस क्या हो सिमिलर, तो पावर्स में क्या हो जाता है इजाफा। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर में 1 प्लस का a, इस 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस का a बन गया। तो whenever two terms multiply and their bases are same, their power is always added। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में बच्चे ने कोई ना कोई गलती करी हुई है। ये या तो प्लस का साइन नहीं होगा या मल्टीप्लाई का साइन होगा, क्योंकि प्लस के साइन के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जामिनर बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि a की पावर -2, फिर b की पावर 1, फिर c की पावर क्यूब। सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, a की पावर स्क्वायर के साथ, फिर b की पावर -1 है और c की पावर में आ रहा है -3।
तो बेटा देखो, जैसे मैंने आपको बताया, whenever two terms multiply and their bases are same, their power is always added. तो a की पावर -2 और a की पावर स्क्वायर क्या बन जाएगा? बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -2 प्लस का 2 ये 0 बन जाएगा। फिर b की पावर 1, जब b की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 -1 0 हो जाएगा। फिर c की पावर 3, जब c की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो whenever the bases are same the power is always added, तो 3 माइनस का 3 ये 0 बन गया। तो यानी कि तीनों टर्म्स के ऊपर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूं, a इंटू बी इंटू सी होल पावर में 0। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी टर्म की अगर पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 1 के बराबर, क्योंकि दुनिया का बेसिक असूल है ना, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 5 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 13, कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बात पता चलेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ऊपर आ रहा है 5 की पावर 15, नीचे आ रहा है 5 की पावर में 13। बेटा अगेन मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, नीचे वाली टर्म को अगर आप नीचे से ऊपर भेजते हो ना, तो जब कभी कोई नीचे से टर्म नीचे से ऊपर जाती है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर है तो पावर में टर्म का साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 5 की पावर के अंदर नेगेटिव का 13। देखो 5 की पावर में प्लस के 13 को जब नीचे से ऊपर भेजूंगा तो ये क्या बन गया? मेरे पास पहले से मौजूद है 5 की पावर 15, जब 5 की पावर 13 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो मैथ्स का बेसिक असूल है, कभी भी कोई टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर में -13 नीचे से ऊपर जाके। अब देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करवा दोगे? आपस में ऐड। तो 15 प्लस माइनस का 13, तो 15 माइनस का 13 ये आ जाएगा सिंपल 2 के बराबर। और 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 25 के बराबर होता है। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, इसको भी मार्क कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 एंड 13 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने क्यों कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अब देखो एक जो नॉर्मल बच्चा है ना, जो किसी बेकार कोचिंग सेंटर से पढ़ के बैठा हुआ है, ट्यूशन वाले बाजी से पढ़ के बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होना है। वो बैठ के यहाँ पे कोसाइन लॉ को अप्लाई कर रहा होगा, वो बैठ के यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पे चला जाएगा। अब बैठ के आप सोचते फिरोगे कि भाई ऐसा कौन सा नंबर होगा क्या नहीं होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट लॉजिक है कि देखो कभी भी अगर आपको ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, आपसे तीसरी साइड पूछी हुई है, तो आपको ट्राइंगल की तीन साइड्स के पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मालूम होने चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल 1 1 अंडर रूट 2 इट इज अ वेरी फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट। कि देखो हमारे पास दुनिया के अंदर अगर कोई ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा जिसको हम पाइथागोरस फॉर्मूला कहते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब ये होता है हाइपोटेन्यूज, पी और बी का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो भाई कुछ बड़ी फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वैल्यूज आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। अगर आपने मुझसे ज्योमेट्री के लेक्चर्स लिए तो मैंने ज्योमेट्री के अंदर बेटा ये तमाम के तमाम लेक्चर्स के अंदर डिफाइन करी थी बातों को। तो बच्चा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 1 1 अंडर रूट 3, इसके अलावा एक और बड़ा फेमस होता है 3 4 5 का। इसके अलावा सबसे एक और ज्यादा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है कि भाई अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल की दो साइड्स 12 और 13 आ रही है, तीसरी साइड क्या होगी? तीसरी साइड लाजमी तौर पे 5 होनी चाहिए। अगर तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वेरीफाई करना है तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए? हमेशा 5 के बराबर होनी चाहिए। या फिर एक और बड़ा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6 8 और 10 का, इवन नंबर्स वाला। या फिर हमारे पास एक और बड़ा फेमस होता है ऑड इवन के मिक्सचर का, 8 15 और 17 का, 8 15 और 17 का। ये बड़े मशहूर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए बेटा। अगर नस बिन स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, देखो इंटीग्रेशन वगैरह तो नहीं आएगी बट एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए ना। तो भाई अदरवाइज इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप बैठ के दो साइड्स आपको गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए फिर आप पर्टिकुलरली सबसे पहले आप उसको अननोन सपोज करो। अननोन सपोज करने के बाद किसी और मेथड के ऊपर जाओ, कोसाइन लॉ के ऊपर लेकर एक वैल्यू को डिटरमाइन करते हुए लेके चलो। एंगल आपको गिवन नहीं है, पता आपको कख नहीं है, एंगल नहीं गिवन तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री को अल्टीमेटली लेके चलोगे, वहां से भी आंसर आपका यही आएगा। तो आसान तरीका क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो देखो मुझे साफ तौर पे मालूम है कि अगर मेरी दो साइड्स 12 और 13 है तो मेरी तीसरी साइड क्या होगी? 5 के बराबर। अगर मेरी दो साइड्स ट्राइंगल के अंदर 1 और 1 है, तीसरी साइड क्या होगी? अंडर रूट 2।
अगर मेरी दो साइड 3 और 4 है, तीसरी साइड क्या होगी 5। अगर मेरी दो साइड 6 और 10 है, तीसरी साइड क्या होगी 8। अगर मेरी दो साइड 17 और 8 है, तीसरी साइड क्या होगी 15 के बराबर होगी। तो जो साइड मिसिंग है वो उसका आंसर होगा। ये आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद होनी चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट की, सही है ना। जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ट्रिपलेट्स के अंदर, ये हाइपोटेन्यूज की होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा सबसे बड़ी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और बीटा की वैल्यू 30 गिवन है, तो तीसरा एंगल क्या होगा। अगेन बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मुश्किल है इसमें। हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम के तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है बेटा। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम के तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो भाई अगर मुझे अल्फा की वैल्यू 60 गिवन है, मुझे बीटा की वैल्यू 30 गिवन है, तो 60 प्लस का 30 क्या हो गया, ये हो गया 90 के बराबर। तो भाई तीसरा एंगल क्या होगा। मुझे अल्फा और बीटा गिवन है, तो तीसरा एंगल गामा कैसे निकालोगे, 180 में से 90 को माइनस कर दो। तो बेटा 180 में से अगर मैं 90 को माइनस करूंगा तो तीसरा एंगल की वैल्यू क्या है, 90 के बराबर है। यानी कि देखो अगर एक एंगल 60 गिवन है, एक एंगल बीट 30 गिवन है, तीसरा एंगल क्या होगा, दोनों का सम करवाओ, 180 में से माइनस करो, आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। एक ऑप्शन गिवन है रोम्बस, एक गिवन है ट्राइंगल, एक गिवन है पैरेललोग्राम। ओके, देखो रोम्बस में क्या होता है। रोम्बस के अंदर आपकी तमाम साइड्स तो बराबर होती है मगर एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते। रोम्बस के अंदर आपकी तमाम साइड्स तो बराबर होती है मगर कभी भी एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो रोम्बस हो नहीं हो सकता। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है भाई, ट्राइंगल्स के अंदर जरूरी नहीं है कि तमाम साइड्स या तमाम पर्टिकुलरली हमारे एंगल्स बराबर हो। और वैसे बाय द वे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल होता भी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार कोनों का होना ना। ट्राइंगल तो क्वाड्रिलेटरल वैसे भी नहीं है, ट्राइंगल तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब बचा पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगल की स्पेशल टाइप है। और रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमारे पास तमाम के तमाम एंगल्स क्या होते हैं, 90 के बराबर होते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज रेक्टेंगल का ऑप्शन होता तो अल्टीमेटली वो करेक्ट आंसर होता। मगर रेक्टेंगल के अंदर हमेशा तमाम के तमाम एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। पैरेललोग्राम चूंकि रेक्टेंगल से इंस्पायर्ड है, रेक्टेंगल की एक टाइप है ना, पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल्स की टाइप है, तो उसके अंदर तमाम एंगल्स क्या होते हैं, जो स्पेशल केस है रेक्टेंगल का, तो इसलिए इसके अंदर भी तमाम के तमाम एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। सो दैट्स द रीजन कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे पैरेललोग्राम होना चाहिए। अदरवाइज बाकी दो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ट्राइंगल तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, रोम्बस में साइड्स बराबर होती है, एंगल जरूरी नहीं है बराबर हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगेन देखो ट्रिगोनोमेट्री से आ रहा है। देखो ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैट्रिसेस, इससे पूरा का पूरा पेपर हरा हुआ है, लाल हुआ है, भरा हुआ है। तो भैया इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स लाजमी तौर पे लो। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो लेक्चर्स आपने लेने हैं वो मैट्रिसेस के लो, इक्वेशंस के लो। इक्वेशंस के आई एम सरप्राइज के इक्वेशंस के क्वेश्चन बच्चे नहीं लिखे, इक्वेशंस के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो भाई ये चीजें बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक ट्राइंगल से ही क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो बेटा देखो दुनिया के अंदर कभी भी कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कहते हैं भैया, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हो उसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपस में क्या है, बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमारे पास स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है भाई, अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे ना कि स्केलियन ट्राइंगल क्या है, तो स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। देन हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी हमारे पास मिनिमम दो यानी कि तमाम की तमाम बल्कि साइड आपस में बराबर है। आप इस कॉन्सेप्ट को रो कि इसकी तमाम की तमाम साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो भाई आइसोसेलस के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं, स्केलिन में कोई भी साइड बराबर नहीं होती, इक्विलेटरल के अंदर तमाम साइड्स बराबर होती हैं। अच्छा अगर कभी भी एंगल्स के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री से छोटा एंगल हो उसको कहा जाता है एक्यूट ट्राइंगल या फिर एक्यूट एंगल। वाइल एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये बेसिक बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए ट्राइंगल्स की टाइप के अंदर, कि भाई अगर एंगल्स के ऊपर आपसे डेफिनेशन कभी पूछी जाए तो एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तमाम के तमाम एंगल्स 90 से छोटे हों उसको एक्यूट ट्राइंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो तो उसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल वैसे ही तमाम लोग जानते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। राइट एंगल ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है एक ऐसे ट्राइंगल को, या फिर इसका एक और अच्छा नाम होता है, इसको कहा जाता है राइट आइसोसेलस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि भाई इस ट्राइंगल के पास ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होगा बल्कि इसकी दो साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट आइसोसेलस ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बाकी के दोनों एंगल्स 45 45
के आ रहे हैं। तो यानी कि भैया ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं और ये एंगल हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, आप में से बहुत से बच्चों को आई कैन बेट नहीं मालूम होगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं ना किसी ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। अगर कभी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स बराबर होते हैं ना, तो जो एंगल्स बराबर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जामिनर कभी कहता है कि भाई किसी ट्राइंगल के अंदर ये और ये साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो एंगल्स बराबर होते हैं उनकी साइड्स भी बराबर होती हैं हमेशा, या हमेशा ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी ना कि राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल मिले बल्कि उसकी दो साइड्स भी क्या है, 45 45 की। तो अगर मैं इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करूं, यहाँ पे तो मैंने आपको नॉर्मल वे में बताया था, अगर मैं इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करूं कि अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड, ये साइड, यानी कि इसकी साइड लेंथ और इसकी साइड लेंथ भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बेसिक मैथ्स है यार, ये बेसिक बच्चों वाली चीज है कि भाई अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो ये मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये हमारे पास नस का नेट नंबर 1 2025 का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है। का नेट के नंबर 1 के अंदर जो स्कोर आया 163 का आया, शी वाज अ ब्रिलियंट किड। तो भैया आपने इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, इन प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, इन लेक्चर्स को फॉलो करना है, ये आपके लिए बेतहाशा हेल्पफुल है। पहले मैंने सोचा था कि मैं डिटेल एक लेक्चर डिजाइन करता हूं, उसमें तमाम के तमाम पेपर्स एक साथ सॉल्व करवा देता हूं, बट देन आई थॉट कि यार नहीं, बच्चों का एक मोमेंटम बनना चाहिए, और उस मोमेंटम के लिए कोशिश मुझे करूंगा कि मैं रोज के रोज एक लेक्चर अपलोड करूं जिसके अंदर मैं रोज के रोज आपको 15 टू 20 एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं। मेरे पास तकरीबन 300 पास पेपर्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं जो कि मैं आपको रोज के रोज सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग रोज के रोज नज्म बिन स्कूल के पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से नज्म बिन स्कूल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या लॉजिक है, ताकि आप लोग जब नज्म बिन स्कूल के पेपर को अटेम्प्ट करो, नज्म के नेट को अटेम्प्ट करो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुके। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो लाजमी तौर पे आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा इस बैच में ना सिर्फ आपके नस के नेट नंबर 2 की तैयारी इंक्लूडेड है, नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की, इसके अलावा फास्ट की, जीआईकेआई की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, लम्स की, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन शामिल है। पूरे साल की फीस होती है 6,500 7,000 रुपए। इसमें आपको एक एक चीज पढ़ाई जाती है, प्रॉपरली आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, लाइव क्लासेस के अंदर आपको प्रॉपरली तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बेटा नस्ट इंजीनियरिंग वालों की क्लासेस अलग होती हैं, नस्ट बिजनेस वालों की क्लासेस अलग होती हैं, मगर जो बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड होते हैं उनको मैं सबसे बड़ा जो फायदा देता हूं कि भाई इस 7,000 के अंदर, इस 7,000 के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा जो मेरे पास मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपको ईकेट की क्लासेस, नस के नेट की क्लासेस भी मिलती हैं, ईकेट की भी मिलती हैं। इसके अलावा बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी करने की क्लासेस भी इसी पैकेज के अंदर शामिल होती हैं। यानी कि आपको अलग से 70,000 रुपए 60,000 रुपए नस की तैयारी करने के नहीं देने, आपको अलग से 40,000 रुपए बिजनेस की तैयारी करने के नहीं देने। इसी बैच में आपकी दोनों चीजों की तैयारी शामिल होगी, एक एक चीज आपको तरीके से पढ़ाई जाती है लाइव क्लासेस के अंदर। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी, ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बल्कि आपकी डाउट क्लासेस अलग से होती हैं। उन डाउट सेशंस के अंदर आपके प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट तमाम सब्जेक्ट से क्लैरिफाई किए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं वो भी। इसके अलावा बेटा हर सब्जेक्ट का आपका टेस्ट कंडक्ट होता है, वीकली टेस्ट अलग होती हैं, मंथली टेस्ट अलग होती हैं, ग्रैंड टेस्ट एफएलपीज हमारे अलग होते हैं, ये तमाम चीजें भी कंडक्ट की जाती हैं। आपको पाकिस्तान की प्रॉपर क्वालिफाइड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फैकल्टी एक एक चीज पढ़ाती है, एक एक चीज आपको गाइड करी जाती है, पढ़ाई जा रही होती है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आप बैच को ज्वाइन करें तो आप लाजमी तौर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, 0303 2785025 के मेरे नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और सिंपल तरीके से बैच में अपने आप को ऐड कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर कंप्लीट तैयारी हम लोग कवर अप करवा रहे होंगे, तो आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करवाया जा रहा होगा। पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन इस बैच में शामिल होगी। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और सेट ऑफ पास्ट पेपर्स आ रहे हैं नस्ब बिन स्कूल के, जिनको आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी बेतहाशा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जितने भी आपको पास्ट पेपर्स करवा रहा हूँ बेटा, आपके पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी मैराथन आपके लिए जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भाई नस्ब बिन स्कूल के लिए आप ओईटीपी के पास पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, और साथ साथ इस प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर्स को आपने लेना है। इसमें मैंने एक एक बात को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द एग्स। अब देखो कभी भी अगर आपके पास परमोटेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाए ना कि कितने लेटर्स आप फॉर्म कर सकते हो, इसको करने का तरीकेकार क्या होता है। देखो इस तरह के कभी भी अगर आपको वर्ड परमोटेशन सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो, कितने टोटल लेटर्स आ रहे हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे एक्स के अंदर कितने लेटर्स हैं,
4 लेटर्स है ना, हमारे पास ये x के अंदर कितने लेटर्स हैं, 4, तो जितने भी लेटर्स आ रहे हैं ऊपर उनका फैक्टोरियल लिया जाएगा और नीचे डिवीजन में सिर्फ रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे देखो लव x के अंदर कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, खाली g रिपीट हो रहा है 2 दफा, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल होता है 24 के बराबर, 2 फैक्टोरियल होता है 2 के बराबर, तो 2 6 ज़ार इज 24। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं इसको रिपीट करने के, x के वर्ड को लिखने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 6 नंबर ऑफ वेज हैं। तो आंसर आ गया 6 के बराबर। इसी तरीके से देखो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये बहुत दफा पेपर्स के अंदर आया हुआ है, नस के अंदर बेटा बेतहाशा दफा आया हुआ है। इसमें एग्जामिनर कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द मिशिपिशी। अब देखो मिशिपिशी का जो आपके पास ये वर्ड आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, कितने नंबर ऑफ वेज हैं इनके लेटर्स को अरेंज करने के। तो भैया कैसे करोगे, मैंने आपसे क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का ऊपर अरेंजमेंट लेना है। तो भैया M1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 11 फैक्टोरियल। कितने टोटल लेटर्स आ रहे हैं, दोबारा काउंट करना चाहो दोबारा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। यानी कि मेरे पास टोटल ये आ रहे हैं 11 लेटर्स ऊपर, नीचे डिवीजन में सिर्फ रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल लिया जाएगा। अब देखो m क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो m नहीं लेंगे। i रिपीट हो रहा है, कितनी दफा हो रहा है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, i रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल आ गया। s देखो भाई, s कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 to 4, s भी रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल। देन हमारे पास बचता है p, तो p रिपीट हो रहा है सिर्फ 2 टाइम्स, तो नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल। तो अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आसान तरीका तो ये कि भाई आप 11 फैक्टोरियल को ओपन करवा लो। 11 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 11, फिर आगे आ जाएगा मेरे पास 10, फिर आगे आ गया 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 4 फैक्टोरियल भी ले जाके उसको मैं रोक देता हूँ, सही है ना। नीचे मेरे पास है 4 फैक्टोरियल और एक और 4 फैक्टोरियल है, और फिर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2 फैक्टोरियल। तो इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, देखो 4 फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू होती है 24 के बराबर। तो 8 1 8 हो गया, और 8 3 24 हो गया, 3 1 3, और इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9 हो गया। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, तो 2 1 2 और 2 5 10। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज बच गई, 11 बच गया, 5 बच गया, ऊपर 3 बच गया, ऊपर 7 बच रहा है, ऊपर 6 बच रहा है, और ऊपर 5 बच रहा है। मेरे पास टोटल ये वैल्यूज बच रही हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो 11 5 डायरेक्टली 55 बन गया, 7 3 इज 21, और 5 6 इज 30, सही है ना। अब पहले 21 और 30 को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि देखो 21 और 30 के अंदर ये जीरो का जीरो एज इट इज एक दफा लिख दो, 21 और 3 क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 6, तो 21 इंटू 30 630 के बराबर। अब इसको 55 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 5 0 0, फिर 5 3 15 का 5 और 1 कैरी, फिर 5 6 इज 30, और 1 31 का 31, क्रॉस का क्रॉस, 5 0 0, अगेन सेम वैल्यूज ही आएंगी, तो 3150 मेरे पास आएगा, मुझे पता है साफ तौर पे दिख रहा है ना, क्योंकि 630 को दोबारा 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू बननी है। तो 0 का 0, 5 का 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3 और 3, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया। तो बेटा देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वर्ड आपको गिवन था, ये जो हमारे पास वर्ड था मिसिसिपी का, इस वर्ड के अंदर टोटल कितनी अरेंजमेंट मैं कर सकता हूँ, 3450 के करीब की मैं अरेंजमेंट्स यहाँ पे कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है भैया, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, अरेंजमेंट के, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स के, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेटर्स के, ये बहुत कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू बराबर है 1 के, तो बताइए कॉस थीटा किसके बराबर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इट्स अ बिट टेक्निकल क्वेश्चन यार, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे, क्योंकि भाई देखो हमें ये बात मालूम है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो भाई वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग, कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू 1 आती है। हम सबको ये बात मालूम है, साइन 90 के ऊपर आपके पास आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कॉस के सेम एंगल पे आंसर क्या होगा, तो यानी कि cos 90 के ऊपर आंसर क्या होता है, cos 90 इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो भाई अगर sin 90 आपको प्लस का 1 दे रहा है, तो cos 90 क्या देगा, 0 देगा, तो आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर। यानी कि सिंपल वे में आपको आंसर मिल गया, सिंपल से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको मैं आपको साइड पे जाके लिख के दिखा देता हूँ, क्वेश्चन बेसिकली गिवन क्या था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे टाइपिस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आदमी है, तो अक्सर मिस्टेक्स कर देता है। बेसिकली पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया, एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि भाई अगर m की वैल्यू बराबर है किसके, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2 के,
सही है ना। पेपर में एग्जामिनर कहता है कि अगर m बराबर है किसके, √3 माइनस √2 के, तो फाइंड करके बताओ m स्क्वायर प्लस का 1/m² किसके बराबर होगा। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जो क्वेश्चन नस के नेट नंबर 125 पे भी मैंने भी आपको करवाया था। भाई ये क्वेश्चन नस बिन स्कूल के बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, और स्पेसिफिकली ये कॉन्सेप्ट तो तकरीबन हर पेपर में आता है। तो अब देखो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एग्जामिनर कह रहे हैं m की वैल्यू किसके बराबर है, √3 माइनस √2 के, तो बताइए m² प्लस का 1/m² क्या होगा। लॉजिक इसकी भी सिमिलर रहेगी। कैसे कि देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मुझे चूंकि प्लस में निकालना है ना, मुझे m² प्लस का 1/m² निकालना है। तो जाहिर सी बात है मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास कहीं पे m प्लस का 1/m मौजूद है। अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो जाहिर सी बात है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा m², फिर आगे आ जाएगा प्लस 2 का 2 एज इट इज, और m इंटू 1/m कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे आ जाएगा 1/m²। सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर ये शो करेगा। तो अगर मुझे m² प्लस का 1/m² चाहिए तो प्लस के 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो m प्लस का 1/m होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का 2 जब यहां पर आएगा माइनस का 2 बन गया, और इक्वल टू के इस तरफ क्या बन गया, m² प्लस का, और इस तरफ क्या बन गया, m² प्लस का 1/m²। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये बेसिकली हमारे पास बेसिक कंडीशन फॉर्म हो गई, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। आपको वैसी मालूम होनी चाहिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में। मैं तो खाली आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हम कर क्या रहे हैं। तो भाई आपको निकालना क्या, देखो m की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली निकालना क्या है, आपको जस्ट 1/m निकालना है, आपको जस्ट 1/m निकालना होगा। तो अब 1/m कैसे निकालेंगे भाई, 1/m निकालने के लिए सिंपल ऊपर 1 को रखा, नीचे m की वैल्यू को रख दो। m की वैल्यू क्या थी, √3 माइनस का √2, सेम कॉन्सेप्ट है यार। सिंपल रैशनलाइज करवाओगे तो ऊपर आ गया √3 प्लस का √2, और नीचे भी √3 प्लस का √2। रैशनलाइज करवाने का मतलब होता है कि भाई डिवीजन में अगर कभी भी स्क्वायर रूट आ रहा है तो सेम टर्म को लोगे, बस खाली मिडिल टर्म का साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। सही है ना। तो अब आपके पास क्या बन गया, ऊपर मेरे पास बन गया √3 प्लस का √2, और नीचे बेटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस का b², तो √3 बन गया, √2 2 बन गया। तो सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन गया, ये बन गया √3 प्लस का √2, तो यानी कि 1/m की वैल्यू आ गई। अब फाइनली अपने सॉल्यूशन के अंदर, अब फाइनली अपने फॉर्मूले के अंदर m की जगह पे m की वैल्यू को डालूंगा। m की वैल्यू किसके बराबर थी, m की वैल्यू मेरे पास बराबर थी √3 माइनस का √2 के। सही है। फिर प्लस का साइन एडिटिस का एडिटिस, और 1/m की वैल्यू क्या आई है भाई, 1/m की वैल्यू आई है मेरे पास √3 प्लस का √2। सही है, इसको यहाँ पे आपने रख दिया। बाहर देखो स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हमने m की जगह पे, ये देखो भाई m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो m की जगह पे आपने m की वैल्यू को रखा, 1/m की वैल्यू खुद फाइंड करी थी, उसको उसकी जगह पे रखा, और अब माइनस का 2 करवा दीजिए। तो माइनस का 2 करवा दो तो क्या बन गया भाई, माइनस के √2 से माइनस का √2 कट जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इट इज। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 बचेगा। तो सिंपल 4 3 12, 12 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर 10 के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड्स पे सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है यार, कौन कहता है मुश्किल है, कौन कहता है मुश्किल है। इस दुनिया में क्या चीज मुश्किल है मुझे बताओ, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। दैट्स द पर्टिकुलर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ 1 डिवाइडेड बाय a प्लस का, अच्छा ये क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको गिवन है इफ 1 डिवाइडेड बाय a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय b बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाय c के, और c बराबर है किसके, ए बी के, देन फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी एवरेज ऑफ, यहाँ पे यार एवरेज लिखा हुआ था, आई एम सॉरी, फाइंड दी एवरेज ऑफ ए एंड बी। अब देखो इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे लग रहा है गलती है, बट चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ सॉल्व करने की ट्रिक क्या होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे एलसीएम लूं तो नीचे बन जाएगा ए बी, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा बी प्लस का ए। तो भाई अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ गया 1/c। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास किसके बराबर, ये बन जाएगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करवाता हूं ना, तो रेसिप्रोकेट करवाने पे ये बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस का ए इक्वल टू के बाद सी। तो मेरे पास अगर मैं c के अंदर c की वैल्यू डालता हूं तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो आंसर फिर 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस ए के बराबर आना चाहिए। मगर अगेन डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन मिसिंग है, जो कंडीशन होनी चाहिए थी। बेसिकली क्वेश्चन आपको गिवन था कि भाई अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी बराबर है 1/c के, और आपको c की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, ए बी के बराबर, तो हमें एवरेज निकालना था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, बट हो सकता है इसमें कोई कंडीशन मिसिंग हो, तो प्लीज पार्डन मी ऑफ, बिकॉज ये पेपर जाहिर सी बात है बच्चे शेयर करते हैं, जब बच्चे शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें
सारी बातें याद नहीं रहती, वो अपना अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी बच्चे ने पेपर शेयर किया होगा, जो पेपर आपके सामने आ रहा है, तो कभी बच्चे को बुरा मत कहें कि यार पता नहीं सर पूरा पेपर तो शेयर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ऑथेंटिक पेपर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होते। बच्चे जब पेपर देकर आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो वो करते नहीं है। कुछ बच्चे जो करते हैं हमारे कहने के ऊपर, तो जाहिर सी बात है, बड़ी बात है कि यार कोई बच्चा अगर अपना टाइम निकाल के आपके लिए पेपर को लिखता है, बताता है कि सर ये क्वेश्चन आए थे, तो इट्स अ वेरी ऑलरेडी अ वेरी ओवरवेलमिंग थिंग। अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन बेसिक मैथ से आ रहा है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कहता है 15 की पावर 5 को डिवाइड करवाना है 5 की पावर 5 पे, कैसे सॉल्व करोगे? आसान तरीका पता है क्या है? 15 को ब्रेक कर दो। 15 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 15 क्या होता है बेटा? 15 बराबर होता है 5 3 जार 15, पावर में क्या है 5 का 5, नीचे 5 की पावर 5 एडिटिस का एडिटिस। अब देखो मैं नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं तो ये पावर दोनों टर्म्स के पास जाएगी। अक्सर बच्चे इतने बेचारे मासूम होते हैं, वो एक टर्म पे पावर शिफ्ट कर देते हैं। भाई पावर हर टर्म के पास जाएगी। तो क्या बन गया? ये बन गया 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। और देखो ये नीचे वाला 5 की पावर 5 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 की पावर में -5 ना, क्योंकि देखो जब कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के ऊपर कोई टर्म जाती है, या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर कोई टर्म आती है, तो पावर में टर्म का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो फाइनली 5 की पावर 5 से 3 की पावर 5 की पावर -5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया? 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 बराबर होता है 243 के, हम सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए। 2 की पावर 3 की पावर्स के आपके पास लाजमी तौर पे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लैरिफाई होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अच्छा भाई, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। मेरे पास जो एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आपको मिलेगा नज्म बिन स्कूल में, वो आपके बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे कि भाई तुम्हारे पास पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर निकालने के लिए आ गया। या फिर इस तरह का क्वेश्चन कि एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 20। आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, मगर आपको सिर्फ डायगोनल की वैल्यू गिवन है, डायगोनल की लेंथ गिवन है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो स्क्वायर की कोई भी साइड होती है ना, उसका रिलेशन होता है डायगोनल के साथ। क्या रिलेशन होता है? कि साइड इज ऑलवेज इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। क्या रिलेशन होता है? साइड इज ऑलवेज इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के। तो अगर मुझे डायगोनल की लेंथ 20 गिवन है तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 20 का 20 नीचे डिवीजन में अंडर रूट 2। तो मेरे साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 20 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर आ गई। अब अगर मुझे अपना एरिया निकालना है तो हमें ये बात मालूम है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यानी कि अगर एक साइड की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? एक साइड की वैल्यू मेरे पास 20/√2 के बराबर है। मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ यार, इतनी अजियत में सॉल्व नहीं करता। अगर मेरे पास एक साइड की वैल्यू बराबर आ रही है 20/√2 के, तो 20/√2 को मैं सिंपल 20/√2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्योंकि देखो ना, मेरे पास एक साइड की वैल्यू क्या है? 20/√2 के। क्योंकि देखो डायगोनल की आपको लेंथ गिवन थी। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी स्क्वायर का डायगोनल आपको गिवन है, साइड आप इजीली निकाल सकते हो। साइड इंटू डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है? डायगोनल/√2, सही है ना? तो आपके पास जो भी डायगोनल की वैल्यू थी उसको √2 पे डिवाइड करवा दो। सिंपल तरीके से क्या बन गया? ऊपर बन गया 20 इंटू 20, नीचे डिवीजन में √2 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। वेन एवर टू अंडर रूट मल्टीप्लाई विद ईच अदर, तो आपके पास खाली इंटरनल वैल्यू आंसर में आ जाती है। 2 1 2 होता है, 2 10 20, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर, सिंपल तरीके से आप 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 200 बन जाएगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है? 200 यूनिट्स के बराबर है। यानी कि इस स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है? 200 यूनिट्स के बराबर। अब देखो हमारे पास यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया? 200 यूनिट्स के बराबर। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक में दोबारा समझा देता हूं अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्दो बहुत सिंपल सी लॉजिक है भाई। आपके पास सिंपल डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन थी, डायगोनल किसके बराबर गिवन था? 20 के बराबर। आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले साइड निकाल लो भाई। साइड कैसे निकालोगे भाई? साइड निकालने का फॉर्मूला होता है डायगोनल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो यहां से आपको जिनको डायगोनल की लेंथ गिवन थी तो साइड की वैल्यू आ गई। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 200 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर या 200 यूनिट स्क्वायर के बराबर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? रिलेशन ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स एरिया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये कैसे निकालेंगे? अरे बेटा देखो, दुनिया के अंदर किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। और किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? πr स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है? 2πr, वाइल एरिया क्या है?
पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब देखो, अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे रिलेशन निकालना है एक सरकमफेरेंस का और एरिया के दरमियान का। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर, वायर एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं गौर से सर्कल का सरकमफेरेंस के फॉर्मूले में से रेडियस की वैल्यू निकालूं तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके सी पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको उठा के अगर मैं अपनी इस फॉर्मूले में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई का पाई। आर की जगह पे आप आर की वैल्यू को प्लॉट कर दोगे तो आर की वैल्यू क्या है, सी डिवाइडेड बाई 2 पाई और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ये स्क्वायर तमाम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर बन गया। सिंपल तरीके से स्क्वायर 2 पे जब जाएगा तो 4 बन गया और पाई पे जाएगा तो पाई स्क्वायर बन गया। तो इस पाई से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। इस पाई से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर। तो भैया क्या रिलेशन होगा, यानी कि देखो सर्कल का जो एरिया है और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के दरमियान में रिलेशन क्या होता है, वो इसके बराबर होता है। तो बेसिक चीज है भाई, खुद से बैठ के सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके अलावा देखो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री से कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस। तो अगेन ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस पेपर्स में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आइए जरा सॉल्व करके चेक करते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो मेरे पास जो ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं लिख भी देता हूं। ये क्वेश्चन आ रहा है 1 - का कॉस 2x और नीचे डिवीजन में आ रहा है 2 का 2। एग्जामिनर कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको नजबिन स्कूल में मिलेंगे और ये तो है भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि 1 - का cos 2 थीटा किसके बराबर होता है। अगर कहीं पे भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए ना, अगर कहीं पे भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए 1 - का cos 2 थीटा, तो हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना भाई। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास यही तो लिखा हुआ आ रहा है कि 1 - का cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो 1 - का cos 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स थीटा यानी कि एक्स, और नीचे वाला 2 एरिटिस का एरिटिस। तो इस 2 से अगर 2 कटेगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल sin स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा विद इन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल बात है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री तरीके से पढ़ी है मुझसे तो आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। तो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 1 + का cos 2x और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, sin 2x आ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोबारा चेक कर लेते हैं, ये sin 2x आ रहा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या बनती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी सेम पैटर्न के ऊपर स्टार्टिंग में लेके चलेंगे कि देखो हम बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है 1 + का cos 2x, 1 + का cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। तो देखो 1 + का cos 2x इसके बराबर होगा, रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास 1 - का cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। मगर अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 1 + का cos 2 थीटा, तो याद रखिएगा ये बराबर होता है किसके, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ये बेसिक मैथ्स है भाई, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बेसिक्स के अंदर कौन से पढ़ाए जाते हैं, फॉर्मुलास पढ़ाए जाते हैं। तो 1 + का cos 2x इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा के। नीचे आ रहा है sin 2x। तो भाई साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के, या फिर आप थीटा की जगह पे एक्स गिवन है तो आप एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो बेटा इस एक कॉस एक्स से ऊपर वाला स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। इस 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली ये क्या बच गया, ये बच गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। और कॉस डिवाइडेड बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। अच्छा, हमारे पास देखो इसी की लेवल के ऊपर तीसरा क्वेश्चन जो गिवन था वो इसी का मिलता जुलता था, 1 - का cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। यानी कि भाई ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है कि अगर मुझसे एग्जामिनर कहता है 1 - का cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x, तो अब की बारी में कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको मुझे बताना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में बहुत आया हुआ है। तो भाई 1 - cos 2x की जगह पे क्या
क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स के। नीचे साइन 2x का जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये बन गया आपके पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस यानी कि टेंजन एक्स मेरा आंसर आ जाएगा। विद इन सेकंड से सॉल्व हो गया। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है, कौन कहता है मुश्किल है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास आज के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर x की वैल्यू बराबर है 3 के तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² क्या होगा। अगेन बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई, x की वैल्यू 3 है तो एग्जामिनर कह रहा है फाइंड करके बताइए एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² क्या होगा। तो भाई जहां जहां x आ रहा है वहां 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, माइनस का अगेन एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बन गया। सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो भाई 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी। 9 9 जार 81 होता है, 1 1 जार 1, तो 81 में से 1 को निकालो, 80 बचा, नीचे 9 का 9, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया 80 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर। अगर तो एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं भाई इसको डेसिमल में बताओ, तो डेसिमल में बना दो। कैसे, 80 को ऊपर रखा, 9 को बाहर रखा, 9 10 जार 90 होता है, 9 9 जार 81 होता है, तो भैया 9 80 लेना पड़ेगा, और हम सबको पता है 9 8 जार क्या होता है 72 होता है, तो 72 का 72 क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे 8 बचेगा ना मेरे पास, 8 बच गया। छोटा नंबर है, डेसिमल लगाओगे 0 आ गया, 80 आ गया, 9 के टेबल में 80 तो आता नहीं है, अगेन 8 लोगे आप तो चलता जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय 9 या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.8 के बराबर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऑल्दो मेरे पास मजीद काफी सारे पेपर्स भी अवेलेबल है नस्ब बिन स्कूल के, उनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास के इस पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफी सारे पेपर्स को सॉल्व किया। नस्ब इन स्कूल के नेट नंबर 1 2024 के 2025 के पेपर्स को हमने सॉल्व किया। स्पेसिफिकली जो पहला पेपर था बेटा, ये इस साल का नेट नंबर 1 जो कि 2025 के अंदर हुआ, ये मैंने उसका पेपर सॉल्व करवाया। दूसरा वाला मेरे पास 2024 का पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मजीद पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पर इसको करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें। जो नस की तैयारी कर रहे हैं उनको बताएं सर हाशिम ने कितनी मेहनत से सारे के सारे लेक्चर्स को सॉल्व करवाया हुआ है, सारी की सारी चीजों को पढ़ाया हुआ है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।